अम्मा ठीक से रहियो, ये लो अपना चश्मा और मोबाइल, ये चार्ज, और हाँ अपना चश्मा साफ किए रहो, नहीं तो देखत में दिक्कत हुई है। ठीक है। हाँ बेटवा, हमारे पेटीकोट में चोरी वाली जेब में टांग दिए रहो। हाँ अम्मा। और उमा छुट्टा रुपया रख दिए, और सत्तू लैया बिस्कुट और नमकीन रख देना। खाना और चाय तो मिलवे करिए। कानपुर देहात के छोटे से गांव में एक बेटा बहू अपनी माँ को गांव से बनारस भोले बाबा के दर्शन को जा रही बस में भेजने का कर रहे थे। गांव से पूरी बस जा रही थी। मध्यावस्था की उम्र से लेकर बुजुर्ग लोग जा रहे थे। खाने का भी इंतजाम था और घुमाने का भी एक हफ्ते का प्रोग्राम था। अम्मा पहली बार गांव से बाहर जा रही थी, वो भी अकेले। रामदीन का बिल्कुल मन नहीं था भेजने का, पर वो तो कभी घर की गृहस्थी से उभरकर अम्मा को तीर्थ कराने ले नहीं जा पाया। अब अम्मा के साथ की चाची, काकी, भौजाई सभी जा रही थी। रामदीन ने मरते जीते एक बार उनको तीर्थ कराने की सोची, और ऊपर से घर वाली जान खाई थी। सबे जा तो रही, दिन भर के बहुरिया की रट लगाई रहती हैं। कुछ दिन तो चैन मिली है। बहुरिया खाए के बिनी गो के बहुरिया ललुआ अबे नहीं आओ। अरे इनके ललुआ ना हुआ काहो, 2 बरस के बच्चा हुआ गया हो। बहुरिया बेसन के चूरी भूसी लगा दिए। हमने कान माँ टूस भरगा, भटवत काहे नहीं, आधा मन तो था ही। पत्नी के कहने से जोड़ तोड़ करके जुगाड़ कर ही दिया। गांव के बस स्टॉप पर सब अपने परिजनों को छोड़ने आई। रामदीन अम्मा, कहूँ इधर उधर ना जाइए, ये चाची और भोजी के साथ ही रहियो, और चढ़ावे चुड़ावे के पैसे तुम्हारी चोर जेब में रखा है, बाकी हम शंभू दादा के पास रखा दिए और उनसे ले लियो, और हम रोज तुमको सवेरे और रात माँ फोन करबे। ठीक अम्मा, अपने ख्याल रखियो। हाँ बचवा। अम्मा की आंखें डबडबा आई। पुत्र का स्नेह देखकर मोह पैदा हुआ न जाई। जहाँ मन चंगा यहीं कटौती में गंगा। पर भोलेनाथ का ध्यान आते ही मन उनकी तरफ खिंच गया, और फिर उनके बछुआ करबा कार्ड के पैसे जमा करिए, वो बेकार हुए जाइए। रामदीन ने फिर कहा, जहाँ बस वाले भैया कानपुर कानपुर चिल्लाए, उन्हीं बस में बैठो, और हमने लोगों को पहचान के ठीक से बबुआ, तुम चिंता ना करो, तुम अपने और हमारे नानी नूतपुर के ध्यान रखिए। छोटा भागते हैं, पैर छूकर हैं और कुआ की तरफ। हाँ अम्मा आंखें पोंछती रामदीन लौट पड़ा। 2 दिन तो कट गए, पर अब तो श्यामा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनते हो अम्मा, कब तक आइए? उनके बिना घर का निक नहीं लगत हैं। चूल्हे में लकड़ी जलाते श्यामा ने कहा। रामदीन तो पहले भरा बैठा था, झुंझला पड़ा। काहे अब काहे नहीं निक लागत? तब तो धुंध काट दिए, पटे देहो की माला जपन से छूटी मिली गई। श्यामा चुप हो गई। अम्मा बेटा का प्यार उसे अच्छा भी लगा था, क्योंकि रामदीन श्यामा से भी उतना ही प्यार करता था। जानती थी अम्मा के बिना भी खल रहा है। सुनापन उसे इधर महाराष्ट्र के कानपुर जिले से भी काशी दर्शन को एक तीर्थ यात्रियों से बस भरी चली। उसमें भी सब चाची काका दादी की उम्र के थे। इसे सहयोग कहें या दुर्योग, इधर अम्मा का नाम और उधर भी उन्हीं के उम्र की महिला का नाम, सेम टू सेम। सरिता देवी। अब बेचारी ड्राइवर या कंडक्टर तो इतनी सवारियां के चेहरे याद नहीं रख सकते, इसलिए उनकी अटैचियों पर और बैग पर उनका नाम, सवारी संख्या, शहर सब लिख दिया गया। काशी भोलेनाथ की नगरी। दोनों बसें बस स्टॉप पर रुक गई। दोनों ही बसों के सुपरवाइजर साहब अपनी सवारियों को धर्मशाला में टिका दिए। अंधेरा हो गया था। तय हुआ सवेरे सब गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन को जाएंगे। सख्त निर्देश था, सब अपनी टोली में ही रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। सवेरे सवेरे हलचल मच गई। सब अपने अपने बैग में कुछ ज़रूरत का सामान ले चल गए दिए। अम्मा भी अपनी सहेली रमाकांति के साथ गंगा में डुबकी लगाती बड़ी खुश थी।
जितनी डुबकी लगाती उतने ही आशीर्वाद अपने बेटे को देती। सब अच्छे से हो गया। दर्शन भी भोले बाबा ने दिल खोल कर दिए। दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी भवन, सारे घाट, शाम की मनोहर गंगा आरती, सब। अम्मा तो जैसे स्वर्ग में विचर रही थी। रात सब धर्मशाला लौट आई। अगले दिन सारनाथ जाना था, फिर वापस बनारस होते हुए विंध्यवासिनी माता के दर्शन, उनके बाद संगम स्नान। तब कहीं वापस बनारस की बाजार से सबने खरीदारी करी। अम्मा ने भी नातिन के लिए रंग बिरंगी चूड़ी और गुड़िया नाती के लिए लकड़ी के बूढ़े बूढ़ी जो सिर हिलाते हैं, जिसको देख खुद अम्मा भी बच्चों की तरह हंस पड़ी। बहुरिया के खातिर नग वाली बिंदी और नकली पायल। बेचारी कबहू असली पायल नहीं पहन पाई और अपने बेटवा के लिए छोटी सी भोलेनाथ का शिवलिंग बड़े जतन से सारे सामान को अपने झोले में रखकर बड़ी खुश हुई। पहली बार बाजार जो कर रही थी, अकेले इसे भी नियति कहेंगे। इन दोनों बसों की टूर टाइमिंग सेम टू सेम। विंध्यवासिनी के दर्शनों के पश्चात सबकी घर वापसी थी। विंध्यवासिनी में दोनों बसें साथ ही रुकी। आकर खटाखट यात्री उतरने लगे। सबको समझा दिया गया कि गंगा स्नान के बाद सीधे मंदिर दर्शन कराना है और फिर सीधे बस में बैठ जाना है। खाना पीना रास्ते में ढाबे पर होगा। अम्मा भी अपना झोला उठाए गंगा जी की सीढ़ियाँ पर बैठ गई। कपड़े निकाल कर रख दिया और चल दी डुबकी लगाने। पानी में उतरते ही थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया और हाथ ने मजबूती से थाम लिया। संभल कर बहन। अम्मा ने देखा उन्हीं की कदकाठी हम उम्र महिला उनका हाथ पकड़ी। अम्मा ने मुस्कुरा के उनका आभार व्यक्त किया। दोनों ही बसों के यात्री नहा रहे थे। अम्मा और वो महिला भी नहाने लगी कि बहिनी आपको दर्शन कर आई हो। अम्मा ने अपनी सहायता के बदले में बात करनी चाहिए। का नाम है तुम्हारा? कोनो गांव से आई हो? अम्मा प्रश्न कर पूछ रही थी। सरिता, वो बोली। सरिता नाम है हमारा, शानपुर जिले से आए हैं। अच्छा अच्छा, हम हूँ कानपुर से आए हैं और पता है बहनों, हमरो नाम सरिता है। अच्छे, अरे वाह, वो खुश होती बोली। फिर थोड़ी बातें और दर्द बातें में होश ही ना रहा कि उनकी टोली के सब नहा कर जा चुके थे। दोनों जल्दी जल्दी अपने झोले जो कि लगता सामान उठा के मंदिर चली गई। दर्शनों के पश्चात सबको ही घर लौटने की जल्दी थी। अम्मा और वो दूसरी महिला जो शानपुर से थी, अपनी टोली से पीछे रह जाने से थोड़ी घबरा गई थी। उनके साथ वाले वहाँ से मंदिर की परिक्रमा करने लगे और एक कोई तीन तो साथ ये महिलाएं परिक्रमा ना करके अपनी बसों की तरफ लौट पड़ी। वहाँ सब अपनी अपनी सवारियों को बुला रहे थे, जिसके काफ़ी शोरगुल हो रहा था। कानपुर, शानपुर, जौनपुर सब चिल्ला रहे। अम्मा भी जल्दी जल्दी कानपुर सुनकर उस बस में चढ़ गई। तब तक वहाँ कोई नहीं था। अम्मा बहुत थकी थी। पिछली सीट पर जाकर बैग अपने सिरहाने रखा और चादर ओढ़कर सो गई। दूसरी महिला भी अपने बस में चढ़ी और वो भी पिछली सीट पर जाकर चादर तानकर सो गई। परिक्रमा करके दोनों बसों के यात्री लौट आई। सबने उनको सोया जान उठाना उचित ना समझा। कंडक्टर ने सबकी हाजिरी लगाई। पीछे सीट पर जाकर बैग के ऊपर लिखा नाम और शहर देख अपनी लिस्ट में टिक लगा ली और बस वापस घर की ओर चल पड़ी। ढाबे पर बस रुकी। सब जानते थे कि अम्मा पूर्णमासी का व्रत करती थी, इसलिए उनको किसी ने जगाया नहीं। इधर शानपुर वाली सरिता जी भी पिछली सीट पर सोती रह गई। कुछ ढाबे पर खाने उतरने, कुछ नहीं थकान की वजह से सोते रह गई। कानपुर देहात की बस अपने निर्धारित बस स्टॉप पर रुकी। कुछ लोग दूसरे पास
वाले गांव के भी थे। सब उतरने लगे। जिनके परिजन लेने आए थे वो नीचे खड़े थे। बस की छत पर रखी अटैचियां कंडक्टर का बुलाकर सबको पकड़ा रहा था। वो उनके पास खड़ा होकर चिल्ला रहा था, सरिता जी हड़बड़ाकर उठ बैठी। इतनी जल्दी आ गया? आने में तो पूरी रात आधा दिन लग गया था। उन्होंने अपना बैग उठाया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। अनजाने चेहरे और जगह देखकर एक बार बारगी वो डर गई। रामदीन भी नीचे उतरकर चाची भौजाई काकी सबसे पूछ चुका था, अम्मा नहीं उतरी। आखिर सवारी के रूप में सरिता जी ही अचकचा कर इधर उधर देख रही थी। ये कौन सी जगह है भैया? कानपुर कंडक्टर ने बताया। हाय, यो घबराहट में गिरने वाली थी कि रामदीन ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हाथ से बैग छूटकर सड़क पर जा गिरा। ये तो हमारी अम्मा के झोला हैं। रामदीन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कदकाठी सबकी उनकी अम्मा की थी, पर उनकी अम्मा नहीं। अब उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका ने जन्म लिया। उसने सरिता जी को उतारकर बेंच पर बिठा दिया और खुद बस में चढ़कर अम्मा अम्मा बुलाने लगा। पर बस तो खाली थी। रामदीन ने कंडक्टर को गिरेबान पकड़कर बड़े जोर से खींचा। हमारी अम्मा कहाँ है? उसकी चीख सुनकर घोड़े वाले लौट पड़े। कंडक्टर घबराते हुए, का नाम तुम्हारा अम्मा है? रामदीन चीखते हुए, सरिता देवी। कंडक्टर सड़क से झोला उठाकर उस पर नाम दिखाते हुए हैं। देखो सरिता, उम्र कानपुर है कि नहीं? यह झोला तो उनके पास रहे। रामदीन का गला रुंध गया। झोला हमारी अम्मा के है, पर हमारी अम्मा कहाँ हैं? तब तक गांव वाले भी आ गए थे। कंडक्टर ड्राइवर दोनों सरिता जी के पास आ गए। वो बेचारी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। घबरा अलग से हो रही थी। आप कहाँ? नाम क्या है? माताजी, सरिता देवी, वो घबराहट में बोली। कंडक्टर ने फिर पूछा, आप कहाँ से आई हैं? शानपुर गांव से, जो मुंबई से थोड़ा दूर है। सबका कलेजा को मुंह को आ गया। हमारी अम्मा कहाँ गई? रामदीन जोर जोर से रोने लगा। तब तक गांव में खबर फैल गई, अम्मा खो गई। श्यामा भी हाँफते दौड़ते आई। पूरा गांव उमड़ पड़ा। सब रामदीन को संभाल रहे थे और सरिता जी को महिलाओं ने घेर लिया था। अब सवाल ये था कि सरिता जी यहाँ हैं तो अम्मा कहाँ हैं? कैसे पता करा जाए? क्योंकि अम्मा का झोला तो यहाँ था, खून भी उसी में था। तभी सरिता जी सदमे में बेहोश होने लगी। तब सबकी राय बनी कि पहले इनको यहाँ से गांव से ले चला जाए, तब आगे की सोचे। एक लोग की साइकिल पर सरिता जी को बैठा दिया गया। बाकी जनता के पीछे पीछे सब चली पड़ी। रामदीन उन्हें अपने घर ले आया, क्योंकि वो जानता था कि अब यही उनकी अम्मा को ढूंढने में उनकी मदद कर सकती हैं। रामदीन ने सरिता जी को आराम से खटिया पर लिटा दिया। श्यामा घर के बनी मिठाइयाँ और पानी ले आई। जबरन उनको खिलाया गया। रामदीन ने देखा, जब उनकी हालत थोड़ी स्थिर हो गई तब पूछना शुरू किया, और फिर कहीं लोग थे। सरिता जी ने जैसे अम्मा से मुलाकात हुई थी वैसे ही बता दिया। बड़ा शोर हो रहा था। बेटा, कानपुर, शानपुर, जौनपुर, सब चिल्ला रहे थे और हमारे टोली का कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो जल्दी के चक्कर में हम गलत बस पर चढ़ गए। अब तुम्हारे अम्मा कौन सी बस में चढ़ी हमको नहीं पता। रामदीन के फिर आंसू गिरने लगे। उनकी सीधी सादी अम्मा, जो कि कभी गांव के बाहर नहीं निकली, कहाँ होगी? फोन भी नहीं उनके पास। हाय हमारी अम्मा, तुम कहाँ हो? कैसे पता चलिए? गांव के कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करने चाहते थे, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की राय दी। उन्होंने अब वही कुछ कर सकती हैं। रामदीन को अपनी अम्मा के साथ साथ सरिता जी की भी चिंता सता रही थी। बेचारी, वो भी तो अपने परिवार में बिछड़ गई है।
उनके दुखी चेहरे को देख रामदीन ने अपने आप को संभाला और उनसे कहा, माई तुम कुछ चिंता ना करो, हम अपनी अम्मा ढूंढ कर ले आइए और तुमको तुम्हारे परिवार से मिला देवा। तब तक तुमको ये अपने घर समझी, खाओ पियो और हमको अपने बच्चा समझी। श्यामा ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। रामदीन ने अपने बच्चों को बुलाया और सरिता जी के आगे खड़ा कर दिया। ये तुम्हारी बड़ी अजियां हैं। सरिता जी के चेहरे पर बच्चों को देखकर फीकी मुस्कुराहट आ गई। श्यामा चौके में खाने की तैयारी करने लगी और रामदीन पुरुषों के साथ आगे की कार्रवाई की सलाह लेने लगा। अरे अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। खुशी से अतिरेक होकर रामदीन दौड़ पड़ा। श्यामा भी पैर छूकर लिपट गई। पोते पोती को लिपट लिए अम्मा ने पोतो पोती अपने खिलौने पाकर बेहद खुश थे। 2 साल का पोता तो बड़े बेटे को सिर हिलाते देखकर खिलखिला रहा था और उनके साथ अम्मा भी अचानक उन्हें लगा कोई पीछे से बुला रहा है। ओ माँ जी सोती ही रहेंगी कि कुछ खाएंगी पिएंगी? सुबह से रात हो गई। उसकी तेज आवाज़ से अम्मा की नींद खुल गई। कहा, माँ जी कितना घोड़ा बेच के सोती हो? सब नीचे उतरे हैं, तुम भी कुछ खासो। अच्छा बेटा। कंडक्टर की बात सुनकर वो नीचे उतरी झोला लेकर। कंडक्टर की शक्ल कुछ अनजान सी लगी, पर सोचा कोई रास्ते में बदल गया होगा। ढाबे पर सब अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। अम्मा भी एक कुर्सी पर बैठ गई। नौकर आकर पूछने लगा, क्या लेंगी अम्मा? चाय दे दो भैया। अच्छा कहकर चला गया। अम्मा इधर उधर देख रही थी। उन्हें ना तो कोई अपना दिखाई पड़ रहा था और ना ही भाषा समझ आ रही थी। तब समझ नहीं आया तो एक एक पेज पर जाकर चश्मा लगाकर चेहरे पर देखने लगी। सब उन्हें ऐसे ही बदवासी में देख चिंतित हो गए। हम उम्र महिला ने पूछा, क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? बुधवा का अम्मा, छगन का दुल्हा कहाँ हो? तुम सबे और जोर जोर से रोने लगी। हमका छाड़ी के सबे चले गए। वो तेज तेज रोते हुए कह रही थी। ये नाम सुनकर सब पास में ही आ गए। माताजी इस बस में तो कोई इस नाम का नहीं है, आपका नाम क्या है? अम्मा से बोली नहीं गया। उन्होंने अपने झोले को आगे कर दिया। नाम सरिता देवी, उम्र गांव शानपुर। तुरंत कंडक्टर को बुलाया गया। उसने लिस्ट मिलाई, सही था। महिला को उनके रोने से दया आ रही थी। वो अम्मा को घेर कर खड़ी हो गई। रो नहीं बहन, पानी पियो और बताओ आप कहाँ से हो? कानपुर हैं। कानपुर का नाम सुनकर सब हैरान रह गए। पर ये सब बस तो शानपुर जा रही है। उनसे शानपुर का नाम सुनकर तो अम्मा और भी जोर जोर से रोने लगी। पूरी यात्रियों में खलबली मच गई। और कानपुर की महिला अगर इस बस में है तो इस बस की महिला कहाँ है? सरिता जी के गांव वाले उनके लिए परेशान होने लगे। अब परेशानी यह थी कि सरिता जी का फ़ोन भी यहीं बैग में ही था और अम्मा को तो कोई भी नंबर याद नहीं था। वो तो उनके बिटवा ने अपने फ़ोन दे दी रही, जो रोज़ रात का दुकान से फ़ोन करके अम्मा का हाल चाल ले सके। ड्राइवर, कंडक्टर, सारे यात्री सोच में पड़ गए। अब क्या किया जाए? बस वापस जा नहीं सकती विद्वांसिनी, क्योंकि अम्मा ने उन्हें अपने और सरिता जी के बारे में सब बताया। और फिर वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अम्मा तो कानपुर के किसी भी भीतर गांव की हैं। फिर सबसे राय लेगी कि तय हुआ कि सीधे शानपुर की चला जाएगा और फिर वहाँ पुलिस की सहायता ली जाएगी। अब वही अम्मा को उनके गांव सही सलामत पहुंचा सकती हैं और उनके सरिता को ढूंढ सकती हैं। महिलाओं ने अम्मा को बड़े ही अपनत्व के साथ हौसला दिया। उन्हें जबरन
पाए और एक पूरी खिलाई। इतना प्रेम देकर अम्मा थोड़ा आश्वस्त हुई। सबके उनकी उसी सीट पर लिटा दिया। हमारे बेटुआ कितना परेशान हुए। बहुरिया और हमारा गुलवा पोता आज ये कर रहा हुए। फिर से अम्मा की आंखें से आंसू बहने लगे। रोते रोते अम्मा सो गई। फिर 8 बजे सब शानपुर पहुंच गए। सब थके थे और अपने घर जाना चाहते थे, पर अम्मा कहाँ जाए। एक व्यक्ति जब लगभग रामदीर की उम्र का था और अपनी माँ को लेने आए थे। उन्होंने कहा अपने घर ले जाएं, वहाँ से पुलिस चौकी भी पास है। नहा धोकर अम्मा को भी कुछ खिला पिलाकर 3-4 लोग मिलकर चौकी में ले चलेंगे। सब राजी हो गए। ये लोग जो व्यक्ति सुरेश अम्मा को बड़े ही प्यार से ले गया, पर उनकी पत्नी आश्चर्य से नवांगुता को देखने लगी। सुरेश की मम्मी ने हंसकर कहा, ये हमारी बहन है, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। बहू ने दोनों के पैर छुए और रसोई में चली गई। निश्चित समय पर जब सुरेश के घर एकत्रित हो गए, अम्मा, उनका झोला, सरिता जी का अटैची सब लेकर पुलिस चौकी जा पहुंची। थानेदार को सारी समस्या बताई। भले आदमी थे, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही वो अम्मा को उनके घर पहुंचाकर सरिता जी को ढूंढ कर लेंगे। सरिता जी के बैग से फ़ोन निकालकर कुछ नंबर मिलाए गए, कोई नहीं मिला। तब उन्होंने पूछा किसी को उनका घर का पता। एक ने तो कहा हाँ, तो फौरन ही एक सिपाही को उनके साथ बाइक पर भेजा। आखिर सरिता जी के घर वालों को भी पता होना चाहिए कि उनका कोई अपना खो गया है। किसी ने बताया कि उनके बेटे नहीं हैं, वो अपनी लड़की दामाद के साथ ही रहती हैं। सब बैठ गए। अम्मा बेचारी कभी इधर तो कभी उधर देखती और फिर आंसू बहाने लगती। उनकी हालत देखकर सब उनकी सांत्वना ही दे रहे थे। आधे घंटे बाद सिपाही लौट आए। वहाँ ताला बंद था। आस पड़ोस से पता चला कि वो लोग तो अम्मा के पास जाते ही कहीं चले गए थे। किसी ने बताया कि उसने तो रात में उनके घर के आगे एक लोडर की भी आवाज़ सुनी थी। थानेदार माथा पकड़कर बैठ गए। अब क्या करें। खैर, उन्होंने सरिता जी का फ़ोन रख लिया और कानपुर के मुख्य पुलिस आयुक्त को मामले की सूचना दी और अम्मा के बारे में बताया। उन्होंने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया और तुरंत ही कानपुर देहात के भीतर गांव पुलिस चौकी में फ़ोन कराया। इधर अम्मा को सुरक्षित सुरेश के घर भेज दिया गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही उन्हें उनके बेटवा के पास भेजा जाएगा। अम्मा पूरे गांव की मेहमान बन गई थी और सुरेश तो बिल्कुल बेटे की तरह ध्यान रख रहा था। अम्मा के गांव में सरिता जी रात में उतरी थी, इसलिए सुबह पुलिस में जाने का निर्णय हुआ। रात में रामदीन ने अपनी खटिया उन्हीं के पास लगा दी थी। रामदीन अपनी अम्मा के लिए चिंतित तो था, पर सरिता जी को भी तो बातों में उलझाया था। उन्हीं से पता चला कि वो अपने बेटी दामाद के साथ रहती हैं। एक नातिन है, 7 साल की कविता, बहुत हिली हैं, उनसे जान है। वो उनकी बताए हुए वो रोने लगी। रामदीन कम पढ़ा लिखा था, पर दुनियादारी की समझ थी उनमें। कोने बात नहीं माई, हम तुमको तुम्हारे नातिन के पास चलवे, तब तक तुम यहाँ खाओ पियो, एका अपने घर समझी। कल भोरे हम सबकी चौकी जाइए, ज़रूर कुछ भला होइए। सरिता जी भी समझ रही थी कि उनकी माँ खो गई हैं, पर फिर भी वो उनको धीरज दे रहा है। रामदीन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हड़बड़ाई आंखें से कहा, तुम्हारी अम्मा के बड़े भाग हैं जिनके तुम्हारे जैसा बेटा है। हमारी बिटिया तो कहकर चुप हो गई। चलो बेटा, अब सो जाओ, सवेरे तुमका भाग दौड़ करनी है। सरिता जी ने रामदीन को सुला तो दिया, पर उनकी आंख में नींद नहीं थी। एक ही बेटी थी उनकी, शादी करके वो और उनके पति खुश थे, पास ही में ही थे।
रोज़ उनके पति सवेरे का नाश्ता देने पहुंच जाते। इस बहाने बिटिया को भी देख लेते। दामाद थोड़ा गर्म अब मिजाज पर ठीक था, पर 1 साल बाद ही सरिता जी के पति की असमय मृत्यु हो गई। सरिता जी अकेली हो गई। हालांकि वो किसी की मोहताज नहीं थी। छोटी सी सही खुद का घर था। पति की थोड़ी बहुत पेंशन थी। बेटी दामाद किराए का घर छोड़ उन्हीं के पास रहने आ गई। बेटी गर्भवती थी। सरिता जी अपने मृत्यु का गम भुलाकर बेटी की सेवा में लग गई। ऐसी ही होती है, संतान के सुख से बढ़कर उनका लिए कुछ भी नहीं। शुरुआत अच्छी रही, पर धीरे धीरे उनकी पेंशन का अधिकांश हिस्सा किसी न किसी बहाने मांगा जाने लगे। वो भी सोचती कोई नहीं, 2 रोटी खाने से मतलब, खुद को अपनी नातिन में व्यस्त रखती। बात यही नहीं रुकी। 2 साल पहले जब पैर फिसलने से वो गिर पड़ी और चोट की वजह से 1 महीने बिस्तर पर आ गई, तब दामाद तो खुले आम और बेटी दबी आवाज़ में उन्हें बहुत समझने लगी और नातिन उनके पास ही बैठी रहती और उनकी चोट को अपने नन्हे हाथों से सहलाती, उन्हें पानी देती। तभी दामाद ने पैसे निकालने के लिए उनका ATM भी ले लिया। अब वो बिल्कुल खाली हाथ थी, पर वो अम्मा जितनी सीधी नहीं थी। वो अपने दामाद का लालच स्वभाव और उसमें कहीं ना कहीं अपनी बेटी की मौन स्वीकृति समझ चुकी थी, क्योंकि कई बार उन्होंने सरिता जी से घर भी अपने नाम करने को कह चुके थे और कई बार सरिता जी ने मना कर देती। तब उन दिन सबका खाना पीना मुहात हो जाता। तब कविता ही उन्हें अपने बिस्कुट चॉकलेट जबरन मुंह में खिलाती। अपनी नातिन को याद करते करते उनकी आंखें से आंसू बहने लगे, पर लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने ATM को वापस ले लिया। सबसे उनका जीना और दुस्साह हो गया था। वो तो कविता के मुँह पास में बंद थी, वरना जाने कब पर घर छोड़ देती। कविता को याद करते करते जाने कब उनकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सवेरे ही गांव वाले रामदीन के घर आ गए। चौकी थोड़ी दूर थी, इसलिए एक आदमी अपनी बाइक ले आया सरिता जी के लिए। बाकी सब साइकिल से चले गई। चलते समय श्यामा ने ज़बरदस्ती सरिता जी को आलू पूरी खिलाई, दही शक्कर, ताकि चौकी से उनके अम्मा की सलामती की खैर मिले और सरिता जी की कुशलता वापस का उपाय हो जाए। चौकी में जिस समय ये लोग अम्मा के खाने की और सरिता जी के यहाँ पहुँचने की समस्या बता ही रहे थे कि रट लगाने लगा। तभी इंचार्ज महोदय को सरिता जी का ध्यान आया। उन्होंने तुरंत ही मुख्यालय फ़ोन घुमाया और बताया कि शानपुरा के सरिता जी यहाँ भीतर गांव में रामदीन के घर पर हैं और वो भी सही सलामत सुरक्षित हैं। रामदीन की ही अम्मा शानपुर पहुँच गई हैं। उधर से धन्यवाद कहकर यह सूचना सीधे शानपुर पुलिस थाने में बता दी गई। शानपुर के लोगों को भी राहत मिली। अम्मा को बता दिया गया कि रामदीन को पता चल गया आप यहाँ हो, अब वो जल्द ही लेने आएगा। सरिता जी सबको कुछ देकर खुश थी, पर अपने लिए उनकी जिज्ञासा कायम थी, उनके लिए भी वहाँ कोई खुशी मना रहा है कि नहीं। सरिता जी को लेकर सब गांव वापस आ गए। रामदीन सबसे शानपुर कैसे जाना होगा पूछने लगा और ये भी कि सरिता जी की खबर आ जाती तो पता चल जाता कि वो यहाँ से उनको लेकर जाए और अपनी अम्मा को वापस ले आए, या फिर सरिता जी के दामाद उनकी अम्मा यहाँ लेकर आएंगे और सरिता को ले जाएंगे। शानपुर के थानेदार जी ने हर प्रयास कर लिए, पर सारे फ़ोन नंबर ब्लॉक थे। हैरानी की बात थी कि जिसके परिवार का सदस्य खो गया हो उसे कोई चिंता ही नहीं। अगले दिन सरिता जी के पड़ोस से एक व्यक्ति आया और उनसे जो बताया, थानेदार जी का सर घूम गया। एक भद्दी सी गाली उनके मुंह से निकल गई।
उनके बताया कि सरिता जी का घर बिक चुका है और कोई नए मकान मालिक का सामान शिफ्ट हो रहा है। थानेदार स्वयं जीप से उस व्यक्ति के साथ वहां गए। पूछने पर पता चला कि घर तो 2 महीने पहले ही उनके नाम हो गया था, पर उनके बेटे की परीक्षा होनी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही 2 महीने बाद आने का बोला था। उनसे पूरे मकान के कागज दिखाए। पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। बेटी दामाद मकान बेचकर सरिता जी को सड़क पर छोड़कर जा चुके थे। कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता। अम्मा की तो खूब अवगत हो रही थी। सुरेश के यहाँ सुरेश, उसकी पत्नी, बच्चे सब आगे पीछे लगे रहते और सुरेश की माँ तो जैसे 2 दिन में ही सगी बहन से बढ़कर हो गई थी। इधर शानपुर के थाने में कानपुर पुलिस मुख्यालय में सारी सूचना दे दी और वहाँ से भीतर गांव के थाना इंचार्ज के पास आ गई। वो स्वयं रिटायर्ड होने वाले थे। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कोई संतान अपने बुजुर्गों को बेसहारा छोड़कर जा सकती है, पर सरिता जी को बताना भी जरूरी था। उन्होंने सिपाही से रामदीन के घर का भेज दी कि शानपुर से कुछ सूचना आए, इसलिए वो सरिता जी को लेकर आए। रामदीन तो इसी बात का इंतजार ही कर रहा था। वो तुरंत ही उनके साथ पहुंच गया। इंचार्ज महोदय थोड़े दुखी दिखाई पड़ रहे थे। रामदीन का कलेजा मुंह को आ गया। कहीं उनकी अम्मा को कोई बुरी खबर तो नहीं। उनके डरते पूछा, सब ठीक तो है साहब? हमारी अम्मा तो ठीक हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।